हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के इतिहास में बात करेंगे उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की कि उत्तराखंड में किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन चला था और क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटी थी। गोरखाओं का जब शासन चला था उसके बाद जब ब्रिटिश आए थे उत्तराखंड में, तो किस तरह से उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन चला। उसके बाद किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन चलते गए उत्तराखंड में, क्या क्या और किन किन लोगों की भूमिका रही, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट को। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की। उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1857 की क्रांति से हो जाती है, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। इस क्रांति का 1857 की जो क्रांति होती है या 1857 का जो विद्रोह होता है, भारत के मुकाबले अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अ, जो उत्तराखंड में गोरखा शासन था वो बहुत अत्याचारी और क्रूर शासन चल रहा था उत्तराखंड में। लेकिन जब अंग्रेज आए और 1857 की क्रांति हुई, तो उस दौरान जो ब्रिटिश कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, तो उनके शासनकाल में उत्तराखंड में उतना ज़्यादा इस क्रांति का उतना प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनका जो शासन था बहुत ही विनम्र और अच्छा शासन था। गोरखाओं के मुकाबले अंग्रेजी शासन जो था, ब्रिटिश शासन बहुत ही अच्छा और सुगम शासन कह सकते हैं हम लोग। तो बात करते हैं 1857 की क्रांति की, उत्तराखंड में किस तरह से आई, क्या हुआ करके। 1857 की क्रांति में तो दोस्तों जो उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे हेनरी रैमजे। 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है रोहिलखंड, जो कि बरेली में पड़ता है। वहाँ से इस क्रांति की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति। उस टाइम पे रोहिलखंड के जो नवाब थे वो थे खान बहादुर खान। अब क्या होता दोस्तों, खान बहादुर खान ने काले खां के नेतृत्व, जो इनका सेनापति था, खान बहादुर खान का जो सेनापति था काले खां, उसके नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, हल्द्वानी पे कब्जा कर लिया था। 17 सितंबर 1857 को कब्जा कर लिया था खान बहादुर खां के सेनापति ने, काले खान ने। उन्होंने हल्द्वानी पे कैप्चर कर लिया था, हल्द्वानी को कब्जा कर लिया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, 18 सितंबर 1857 को मैक्सवेल व चैपमैन के द्वारा हल्द्वानी को मुक्त कराया गया था 1857 की क्रांति में। अब जो कैप्चर किया वो खान बहादुर खान ने शुरू किया। रोहिलखंड बरेली से जो आंदोलन चला था वहाँ से शुरुआत हुई 1857 की क्रांति की। और जो कैप्चर पार्ट है वो हल्द्वानी का पार्ट, कुमाऊँ का वो पार्ट कैप्चर कर लिया था उत्तराखंड में। उसके बाद 18 सितंबर 1857 को मैक्सवेल व चैपमैन ने हल्द्वानी को वापस से आज़ाद कर लिया था। कालू मेहर को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है दोस्तों। उत्तराखंड के पहले जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो कालू मेहर हैं। कालू मेहर चंपावत जिले के बिसुंगांग से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम क्रांतिवीर था। ये एक गुप्त संगठन था। क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था और उस संगठन में इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई सारे आंदोलन चलाए थे। और जो ये संगठन बनाया था क्रांतिवीर, उस संगठन में जो इनका साथ दिया था आनंद सिंह भरतियाल, बिशन सिंह खरायत ने दिया था इनका साथ क्रांतिवीर संगठन बनाने में, या उसमें सहयोग किया था कालू मेहर का। कुमाऊं परिषद बनने से पहले दोस्तों भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना भारत में तो हुई, साथ में अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा में जो की थी वो बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल और हेमचंद के द्वारा हुई थी। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा में वो कब हुई थी, 1916 में और 1914 में। कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है दोस्तों, 1916 भी सही है और 1914 भी सही है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1916 और कहीं कहीं बुक में देखने को मिलेगा आपको 1914। आयोग ने दोनों ही आंसर सही मान रखे हैं, तो आप कोई भी आंसर पे कोई भी आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 1916 में क्या हुआ था। 1916 में गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे के प्रयासों से नैनीताल के मझेड़ा में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। कुमाऊं परिषद की जो अध्यक्षता की थी, पहली बार जो अध्यक्ष रहे थे कुमाऊं परिषद के, वो रहे थे राय बहादुर नारायण दत्त छिपला जी। अब कुमाऊं परिषद बन गया है दोस्तों। अब कुमाऊं परिषद बनने के बाद क्या होता है, कुमाऊं परिषद बनने के बाद 1916 से 1926 तक कुमाऊं परिषद में कुल 6 अधिवेशन हुए।
जैसे ही कुमाऊँ परिषद का गठन होता है 1916 में, 1916 से फिर कुमाऊँ परिषद में अधिवेशन चालू हो जाते हैं। दोस्तों, कुमाऊँ परिषद का जो गठन हुआ था, स्थापना जो हुई थी वो नैनीताल के मझेड़ा, नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। अब धीरे-धीरे हम इसके अधिवेशन पढ़ेंगे कि कहाँ-कहाँ, कौन से कितने अधिवेशन, 6 अधिवेशनों की बात करेंगे अब हम। 1916 से 1926 तक इसके अधिवेशन चले थे। और जो कुमाऊँ अधिवेशन की स्थापना की थी वो थे गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊँ परिषद के अधिवेशन। कुमाऊँ परिषद का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो होता है सितंबर 1917 को। कुमाऊँ परिषद का जो गठन किया जाता है वो 1916 में होता है नैनीताल के मझेड़ा में। और जो इसका पहला अधिवेशन होता है वो 1917 में होता है, सितंबर 1917 में। और इसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी। और जो पहला अधिवेशन होता है इसका अल्मोड़ा में होता है दोस्तों। अब इसकी स्थापना तो नैनीताल में होती है, लेकिन जो इसका पहला अधिवेशन होता है वो अल्मोड़ा में होता है। कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसकी स्थापना पूछ लेता है कि कुमाऊँ परिषद की जो स्थापना है वो कहाँ है हुई थी। तो ऑप्शन में दे देता है अल्मोड़ा, और नैनीताल भी दिया रहता है, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग उसमें कि अल्मोड़ा सही है कि नैनीताल सही है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो नैनीताल में हुई थी, और जो इसका अधिवेशन हुआ था पहला वो अल्मोड़ा में हुआ था। और इस अधिवेशन का जो उद्देश्य था वो कुमाऊँ परिषद का प्रचार-प्रसार था, क्योंकि उस समय जो नया-नया बना था कुमाऊँ परिषद, तो उस टाइम पे इसका प्रचार-प्रसार लोगों तक कुमाऊँ परिषद की बात पहुँचा रहे थे दोस्तों। तो इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा था कुमाऊँ परिषद का। उस टाइम पे जो इस कुमाऊँ परिषद का जो अधिवेशन हुआ उसमें जो अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे बद्रीदत्त पांडे जी, उन्होंने इस अधिवेशन में कविता भी सुनाई थी। कुमाऊँ परिषद का दूसरा अधिवेशन। कुमाऊँ परिषद का दूसरा जो अधिवेशन होता है वो 24-25 दिसंबर 1918 को होता है। पहला अधिवेशन होता है सितंबर 1917 में, और दूसरा अधिवेशन होता है दिसंबर 1918 में, 24-25 दिसंबर 1918 में। अध्यक्ष इसमें रहे राय बहादुर तारादत्त गैरोला जी, और स्थान था हल्द्वानी। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में होता है, दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में होता है। और इस अधिवेशन जो दूसरा अधिवेशन का उद्देश्य था, उस अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? कुली बेगार प्रथा व जंगलात विरोधी जितने भी कानून थे उन सभी से मुक्ति, और जनता के अधिकारों की बात करना था। तो इसका ये प्रस्ताव रखा गया था इस अधिवेशन में। दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे जंगलात विरोधी काफ़ी सारे कानून आए थे, क्योंकि वन वन समस्या उस टाइम पे कुमाऊँ में बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए ये सारे कानून आए थे। तो उसके खिलाफ लोगों से बातचीत की गई थी इस अधिवेशन में, और इसका प्रस्ताव भी रखा गया था लोगों तक। कुमाऊँ परिषद का तीसरा अधिवेशन। जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 22 से 24 अक्टूबर 1919 को, और यह अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। और इस अधिवेशन का उद्देश्य जो था कुली बेगार प्रथा व जंगलात अधिकार जितने भी कानून आए थे, और हिंदू मुस्लिम एकता, इन पे जोर दिया गया था दोस्तों। इसके बाद इस अधिवेशन में 100 से ज़्यादा नेताओं ने अमृतसर में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उसमें शामिल हो गए थे तीसरे अधिवेशन में। अब बात करते हैं कुमाऊँ परिषद के चौथे अधिवेशन की। चौथा अधिवेशन 21 से 23 दिसंबर 1920 को हुआ था। 21 से 23 दिसंबर 1920, और यह अधिवेशन काशीपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे हरगोविंद पंत थे। इस अधिवेशन का उद्देश्य था कि जो गांधी जी द्वारा द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उसमें सहयोग करना था इस अधिवेशन का उद्देश्य। और कुमाऊँ परिषद का पांचवा अधिवेशन 1923 में टनकपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे बद्रीदत्त पांडे जी थे। और इस अधिवेशन का जो उद्देश्य था भूमि बंदोबस्त व वन नीति पे चर्चा करना था। अब बात करते हैं कुमाऊँ परिषद के अंतिम अधिवेशन की। जो छठा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1926 में गनियातोली, जो कि रानीखेत में पड़ता है। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे मुकुंदी लाल। 1926 में यह अधिवेशन होने के बाद कुमाऊँ परिषद का जो विलय हो गया था वो कांग्रेस में हो गया था दोस्तों। कुमाऊँ परिषद का जो गठन हुआ था 1916 में नैनीताल के मझेड़ा में हुआ था। नैनीताल में इसका स्थापना हुई थी कुमाऊँ परिषद की, और 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। अब बात करते हैं कुली बेगार प्रथा। कुली बेगार प्रथा अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है। ये प्रथा, ये एक कुप्रथा थी जिसमें
जो लोग थे उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह अंग्रेज़ों का सामान लेके जाना पड़ता था और उसके लिए उनको कोई शुल्क किसी भी प्रकार के कोई भी शुल्क नहीं मिलता था। बिल्कुल निःशुल्क करना पड़ता था ये सारा काम। कुली बेगार प्रथा 3 प्रकार की थी, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाइश। कुली बेगार प्रथा में लोगों को जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे उनका सामान एक गाँव से दूसरे गाँव लेके जाना पड़ता था। और कुली उतार में जैसे कोई ब्रिटिश अधिकारी किसी के गाँव में आ गया तो उसका जो भी सामान है, उसके सामान को उठा के उसके गंतव्य तक उसके जहाँ उसको जाना रहता था वो वहाँ तक उसको लोग लेके जाते थे। और कुली बर्दाइश में दोस्तों जैसे कोई ब्रिटिश अधिकारी किसी के गाँव में रुक रहा है 1 रात के लिए, तो उसके खाने-पीने की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था वहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ता था। अब बात करते हैं दोस्तों, जो कुली बेगार प्रथा थी, उसके खिलाफ क्या-क्या आंदोलन चले, क्या-क्या हुआ, क्या प्रोसीजर था। तो कुली बेगार आंदोलन, दोस्तों इस आंदोलन में 1822 में कुमाऊँ कमिश्नर ट्रेल ने, जो उस टाइम के कमिश्नर थे ट्रेल, उन्होंने 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की। क्या होता था कि पहले लोग सामान एक गाँव से दूसरे गाँव पे लेके जाते थे, या जैसे अगर कोई ब्रिटिश अधिकारी किसी के गाँव में आ गया तो उसके सामान को लोग उसके गंतव्य तक लेके जाते थे। तो उस दौरान 1822 के दौरान क्या हो गया था, जो ट्रेल थे, जो कमिश्नर थे, उन्होंने क्या किया, खच्चर सेना की स्थापना कर दी। अब लोगों से सामान नहीं उठाया जाता था, उसकी जगह पे खच्चर यूज़ किए जाते थे, घोड़े यूज़ किए जाते थे। 1895 में अल्मोड़ा अखबार के अल्मोड़ा अखबार में एक लेख प्रकाशित हुआ दोस्तों, कि आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पे कर लगा दिया गया है। और 1904 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो ये प्रथा थी, कुली बेगार प्रथा, इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। अब बात करते हैं कुली एजेंसी। कुली एजेंसी कैसे बनी दोस्तों? मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों द्वारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले ले जाया जाता था, फिर खच्चर सेना का, तो फिर उसी दौरान कुली एजेंसी की स्थापना होती है 1908 में, जो कि 1924 तक रही कुली एजेंसी। कुली एजेंसी का जो पूरा नाम है वो है ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। कुली एजेंसी का जो विचार आया था कि कुली एजेंसी होनी चाहिए, वो सबसे पहला विचार उनके किसके दिमाग में आया था? वो आया था गिरजादत्त नैथानी के दिमाग में आया था कि हाँ, एक ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जो लोगों को पैसे दे के काम करवाया जा सकता है। तो गिरजादत्त नैथानी के दिमाग में ये विचार आया था कुली एजेंसी का। 1908 में जोत सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय जो बनाया गया था वो पौड़ी गढ़वाल में बनाया गया था। 1912 में लैंसडाउन में भी कुली एजेंसी की स्थापना की गई और 1913 में रुद्रप्रयाग में भी कुली एजेंसी की स्थापना की गई। 14 जुलाई 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक जो बद्रीदत्त पांडे जी थे, कुली बेगार व जंगलात विरोधी कानून के खिलाफ एक लेख लिखा था दोस्तों इन्होंने। कुली बेगार प्रथा का अंत कैसे हुआ? कुली बेगार प्रथा का अंत 10 जनवरी 1921 को बागेश्वर में जो उतराणी मेला लगता है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। 10 जनवरी 1921 को बागेश्वर में कुली बेगार के विरोध में भीड़ जमा होने लग गई थी। और जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, बाइबल वो थे उस टाइम पे। 13 जनवरी 1921 को 40,000 लोगों ने बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजी लाल के नेतृत्व में कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाइश के खिलाफ शपथ ली थी कि आज से हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे करके। और अ, जो भी बेगार संबंधी जो भी रजिस्टर थे, जिसमें भी ये हिसाब लिखा जाता था, कुली बेगार से संबंधित जितने भी रजिस्टर थे वो सरयू नदी में बहा दिए गए थे। इसी आंदोलन के बाद कुली बेगार प्रथा के जो अंत हुआ था, जो ये आंदोलन चला था इसमें, इसी आंदोलन के बाद बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की भी उपाधि दी गई थी दोस्तों। 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल में कांग्रेस कमेटी की भी स्थापना की थी। अब बात करते हैं दोस्तों गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा, कि गांधी जी ने कब कुमाऊं की यात्रा की और कब गढ़वाल की यात्रा की। तो 1915 में अप्रैल माह में गांधी जी पहली बार आए थे हरिद्वार, वो भी कुंभ मेले के अवसर पे आए थे। और 1915 में ही गांधी जी ऋषिकेश भी गए थे, स्वर्ग आश्रम भी गए थे, ऋषिकेश में है ये।
तो वहाँ भी गए थे। और 1916 में गांधी जी वापस से आते हैं हरिद्वार और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में व्याख्यान देते हैं। और 1916 में ही गांधी जी ने गढ़वाल में देहरादून की यात्रा की थी। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं गांधी जी की कुमाऊं यात्रा के बारे में। 14 जून से 2 जुलाई 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की। गांधी जी 15 जून को भवाली में गए थे, भवाली बागेश्वर। और 17 जून को ताड़ीखेत, 18 जून को अल्मोड़ा और 19 जून को कौसानी गए थे। गांधी जी के जीवन से कौसानी काफ़ी एक जुड़ा हुआ हिस्सा है। कौसानी के बारे में काफ़ी कभी पेपरों में पूछ लिया जाता है कि कहाँ है और क्या उसकी क्या भूमिका रही है। तो कौसानी के बारे में जानते हैं। गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। कौसानी में गांधी जी ने 12 दिन तक रहे थे। और कौसानी में ही अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका भी कौसानी में ही लिखी थी गांधी जी ने। गांधी जी की एक किताब है यंग इंडिया, जिसमें गांधी जी ने कौसानी की सुंदरता का वर्णन किया है दोस्तों, कि कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड, इसलिए उसमें जो यंग इंडिया नामक पुस्तक है उसमें उसका वर्णन किया गया है गांधी जी के द्वारा। उसके बाद 16 से 24 अक्टूबर 1929 को गांधी जी वापस से गढ़वाल की यात्रा करते हैं, देहरादून और मसूरी जाते हैं इस दौरान। अब गांधी जी के द्वारा जो दांडी यात्रा निकाली गई थी उसके बारे में जानते हैं। दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को ये चली थी। इसमें ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर ये उत्तराखंड से शामिल थे दोस्तों। कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में कि उत्तराखंड से कौन कौन शामिल थे। ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखवीर खड़क बहादुर, ये लोग उत्तराखंड से शामिल थे। ये 3 लोग उत्तराखंड से शामिल थे उस दांडी मार्च यात्रा में। 18 मई 1931 को गांधी जी वापस से कुमाऊं की यात्रा पे चले जाते हैं, जो उस टाइम पे गांधी जी नैनीताल जाते हैं। गांधी आश्रम 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। गांधी आश्रम अल्मोड़ा के चनौदा गांव में स्थित है। और ये जो इसकी स्थापना की थी वो की थी शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। 2 सितंबर 1942 को जो कमिश्नर थे उस टाइम पे A.W. एडवर्डसन, तो इस आश्रम को बंद करवा दिया था, क्योंकि जो ये गांधी आश्रम था यहाँ से काफ़ी राजनीतिक चेतना जग रही थी, क्योंकि लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि आंदोलन में सहयोग करें, असहयोग आंदोलन में सहयोग करें। और भारत की आज़ादी को वहाँ से एक काफ़ी सारे वीर सपूत भी मिले थे गांधी आश्रम से। तो A.W. इवर्टसन ने कहा जब तक ये आश्रम चलता रहेगा तब तक इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन चलाना मुश्किल है। ये E.W. इवर्टसन का कथन है दोस्तों, कि जब तक ये गांधी आश्रम रहेगा, जो चनौदा में गांधी आश्रम बना था, जब तक ये आश्रम रहेगा तब तक यहाँ इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन चलाना बहुत मुश्किल है। 1942 में उत्तराखंड जो था सक्रिय हो गया था। जो गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाए गए थे, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों में सहयोग किया था। उत्तराखंड भी अपनी भूमिका निभा था उस दौरान। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में क्या-क्या कांड, क्या-क्या घटनाएँ घटी, उनके बारे में। जो पहला कांड हुआ था वो था देहघाट गोली कांड, जो हुआ था 19 अगस्त 1942 में, जब असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ये चल रहे थे भारत में और उत्तराखंड में ही। तो 19 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा के देहघाट में एक सभा चल रही थी दोस्तों। अल्मोड़ा के देहघाट में ये सभा चल रही थी, इसलिए इस कांड का नाम देहघाट गोली कांड है। तो एक सभा चल रही थी जो कि बहुत ही शांतिपूर्वक सभा चल रही थी। और जो ये सभा चल रही थी वो उस खुशहाल सिंह मनराल के नेतृत्व में चल रही थी। खुशहाल सिंह मनराल जो सत्याग्रही थे उनके नेतृत्व में ये सभा चल रही थी, खुशहाल सिंह मनराल के नेतृत्व में। लेकिन खुशहाल सिंह मनराल को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों, कि ये वो सभा चला रहे हैं करके। तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है खुशहाल सिंह मनराल को। तो उनको छुड़ाने के लिए जो लोग गए थे, जो सत्याग्रही गए थे और लोग, तो उन पे गोली चला दी गई थी। और उस गोली कांड में हीरामणि गडोला, हरिकृष्ण उप्रेती, बद्री
कांडपाल शहीद हो गए थे। गोली कांड या साल्ट घटना। साल्ट गोलीकांड 5 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा अल्मोड़ा में हुआ था दोस्तों। ये साल्ट क्षेत्र खुमार नामक गांव था। वहाँ एक जनसभा का आयोजन किया गया था, तो वहाँ ये घटना हुई थी साल्ट क्षेत्र में 5 अगस्त 1942 को। खुमाड़ गांव के अल्मोड़ा में साल्ट क्षेत्र था, तो उधर ये जो था ये कुमाऊं का यहाँ जनसभाएं चलती थी साल्ट क्षेत्र में। यहाँ से कई सारे सत्याग्रही निकले हैं आगे को। ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन ने भीड़ को हटाने के लिए भीड़ पे गोली चला दी थी दोस्तों। यहाँ से जो जनसभा चल रही थी उसको हटाने के लिए गोली चला दी थी जॉनसन ने, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनने। इस गोलीकांड में 2 भाई मारे जाते हैं, गंगाराम और खीमा देव, जो सगे भाई मारे जाते हैं इस गोलीकांड में साल क्षेत्र को। इस घटना को गांधी जी ने कुमाऊं का बरदोली भी कहा है, साल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बरदोली। और एक ऐसी ही घटना घटती है 1942 में गढ़वाल में। 5 अगस्त 1942 को तो खुमाड़ साल्ट क्षेत्र में जो कांग्रेस का मुख्यालय था वहाँ ये घटना घटी। 2 भाई सगे भाई मारे गए थे, गंगाराम और खीमा देव। तो एक जिसको गांधी जी ने कुमाऊं का बरदोली कहा, लेकिन एक ऐसी सेम घटना घटी थी 1942 गढ़वाल में, जिसे गढ़वाल का बरदोली कहा गया है दोस्तों। ये था गुजड़ू में, गुजड़ू आंदोलन या गुजड़ू कांड भी इसे कहा जाता है, या गढ़वाल का बरदोली भी कहा जाता है। तो राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में वहाँ के किसानों को एक जनसभा चल रही थी, तो उसमें भी ऐसे ही कांड हो गया था, गोली चला दी गई थी। तो उसको गढ़वाल का बरदोली कहा जाता है, गुजड़ू आंदोलन कहा जाता है गढ़वाल का। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को ये घटना घटती है, पेशावर कांड, जिसमें जो गढ़वाल राइफल के जो सैनिक थे चंद सिंह गढ़वाली, इनके नेतृत्व में निहत्थे जो अफगान स्वतंत्रता सेनानी थे उन पे गोली चलाने से मना कर दिया था वीर चंद सिंह गढ़वाली ने। तो इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना गया था दोस्तों, जो कि घटी थी 23 अप्रैल 1930 को। उसके बाद बात करते हैं गडोदिया स्टोर डकैती कांड। ये कांड जो था दिल्ली में घटा था दोस्तों। 6 जुलाई 1930 को ये घटना हुई थी, गडोदिया स्टोरी डकैती कांड। इस डकैती कांड में जो उत्तराखंड से थे भवानी सिंह, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट को।